इस वीडियो में हम आर्थिक विचारों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विचारधारा वणिकवाद को लेकर पर डिस्कशन करेंगे। और वणिकवाद 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच प्रचलित एक विचारधारा आप कह सकते हैं, जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों या अलग अलग राजनीतिज्ञों या अलग अलग पढ़े लिखे लोगों ने छिटके रूप में दी। ऐसा कोई उसको आप वाद का रूप नहीं दे सकते कि उसको फॉलो कर रहा था। पर अलग अलग कंट्रीज में जैसे कि आप ब्रिटेन में कहें तो इसको हम वाणिज्यवाद, वणिकवाद या व्यापारवाद कह सकते हैं। और आप फ्रांस में अगर देखें तो वहाँ के जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उनके नाम पे इसको कोलबर्टवाद भी कहा जाता है। फिर जर्मनी में इसको कैमरल, यानी कैमर का मतलब राजकोष होता है, तो कैमरलवाद भी वहाँ कहा जाता है। और उसके बाद इसको प्रतिबंधित आर्थिक व्यवस्था यानी रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक थॉट भी कहा जाता है। तो इनसे ही हमें इसके फीचर्स परिलक्षित होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी यानी कि बाहर से ट्रेड को रोकना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना, क्योंकि जो ये विचारधारा है वणिकवाद की, जैसे इसके जो शब्दकोश है, जो शब्दावली है, उससे ही हमें जान पड़ता है कि ये धन को, ये व्यापार को और इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट करने की बात करती है। और धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है इसमें। अगर हम प्रमुख वणिकवादी विचारकों की बात करें तो इसमें कुछ तो दार्शनिक अर्थशास्त्री कहे जा सकते हैं, जैसे कि डेविड ह्यूम हैं, लॉक हैं, हॉब्स हैं। तो ऐसे लोगों को हम दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत लाते हैं। और इसी में कुछ वणिकवादी ऐसे हैं जो सिद्धांतिक अर्थशास्त्री हैं, जैसे जॉन जेम्स स्टुअर्ट हुए, रिचर्ड कैंटिलोन, इस तरीके के अर्थशास्त्र हुए। और कुछ बहुत ही व्यवहारिक वणिकवादी हुए, जिसमें एंटोनियो सेरा, टॉमस मन, ज़्यादातर अर्थशास्त्री इस विचारधारा में आते हैं, जोशिया चाइल्ड। फिर हम जॉन लॉक की अगर देखें तो इनकी जो इनका एक एस्से का एक संग्रह था, निबंध संग्रह था, उसमें ऑन सिविल गवर्नमेंट जो 1890 में प्रकाशित हुआ। और इनकी दूसरी पुस्तक जो है 1892 में आई, जिसको सम कंसिडरेशंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड रेजिंग द वैल्यू ऑफ मनी प्रकाशित हुआ। तो इसमें ही इन्होंने जो धन है या जो व्यापार है उसको इम्पोर्टेंस दी, पर उसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि वे व्यक्तिगत संपत्ति लोग रखें, इस चीज को वो बुरा नहीं मानते थे और कहते थे कि लोगों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रखनी चाहिए। और मुद्रा एक तरीके से उसका प्रधान कार्य जो है वो एक्सचेंज करना है, विनिमय करना है। मूल्य के विषय में भी उनकी इन्होंने यही कहा कि वो एक तरीके से इंडिकेट किया, जिस पर आगे चल के थ्योरीज बनी कि डिमांड क्या होती है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमिन होता है। कैसे डिटरमिन होता है ये उन्होंने नहीं समझाया, पर इसकी बात कही। और वो मुद्रा तथा पूंजी में बहुत भेद नहीं किया उन्होंने, कि जिसके पास मुद्रा है, जो मुद्रा है वही पूंजी है, ये मान के वो चले। फिर अनुकूल व्यापारिक संतुलन के पक्ष में थे, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हों वो अधिक हों और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हों। फिर आपके आते हैं डेविड ह्यूम जो हैं, उनकी भी पुस्तक है एक, जिसको आप निबंध संग्रह कर सकते हो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और जिसमें उन्होंने मुद्रा, ब्याज, व्यापारिक संतुलन, इस तरीके की मुद्दों पर एसेज लिखे। तो आप देखेंगे या तो बुक्स या एसेज के रूप में उनका कुछ प्रकाशन हुआ, और बहुत लोगों ने उसकी बड़ाई भी की, उससे प्रभावित भी हुए, क्योंकि जो मुद्रा है उसकी मात्रा बढ़ने से वस्तुओं और श्रम की कीमत बढ़ जाती है, ये इन्होंने माना। क्योंकि आज भी हम ये मानते हैं कि अगर मुद्रा का प्रसार बढ़ता है तो जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसकी भी एक तरीके से इन्होंने इंगित किया था अपनी पुस्तक में या अपने जो एसेज लिखे थे उसमें। फिर आपके सर विलियम पैटी भी एक वणिकवादी हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं कि
प्रथम बार गणित का प्रयोग किया और वे स्टैटिस्टिक्स का भी उपयोग अर्थशास्त्र के लिए करते थे। उनकी जो बुक थी ट्रीटीज और टैक्सेस ऑन कंट्रीब्यूशंस, जिसको उन्होंने लोकवित्त तथा करारोपण के से कंसर्न्ड लिखा, उसमें भी उन्होंने वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी की भी बात की, ट्रैक्ट कंसर्निंग मनी, ऐसी भी पुस्तक लिखी। तो बहुत सारे इन्होंने अपने विचार दिए और श्रम सिद्धांत में भी इन्होंने ये चीज बताई जो आगे चल के एडम स्मिथ ने और उसके बाद रिकार्डो ने भी माना कि जो श्रम है, जितना श्रम लगता है उसी के अनुपात में मूल्य डिटरमिन होता है। यानी कि मूल्य का डिटरमिन करने के लिए, मूल्य का निर्धारण करने के लिए श्रम एक जरूरी वेरिएबल की तरह है। फिर ये भी सोने चांदी के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। जो आपके निर्यातों पर कर कम लगाए जाएं और आयातों पर कर ज़्यादा लगाया जाए, व्यापारिक संतुलन की बात करते हैं। और वे भी राष्ट्रवादी, गरीबों के प्रति दयालु एवं वणिकवादियों के समर्थक आप कह सकते हैं, क्योंकि जो वणिकवादियों की मुख्य विचारधारा है वो यही है कि किस तरीके से ज़्यादा धन का संग्रह किया जाए किसी भी देश में, क्योंकि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो उसके खजाने को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो भी विचारक हुए उन्होंने इसी मुद्दे पर बात की कि आप कैसे अपनी इकोनॉमी के खजाने को बढ़ा सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके माध्यम से उसमें फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड रहें, जिससे कि जिसमें एक्सपोर्ट्स अधिक रहें और इंपोर्ट्स कम रहें। फिर कैंटलोन हैं जो अपने कुछ मौलिक विचार भी आप इनके कह सकते हैं कि उन्होंने दिया। मूल्य के विषय में भी इन्होंने पैटी के श्रम सिद्धांत जो इनका कि लेबर से प्राइस डिटरमिन होता है, उसी का समर्थन कैंटिलोन ने भी किया। और इन्होंने इंट्रिंसिक प्राइस और जो मार्केट प्राइस है उसकी बात की, जिसमें कि जो इंट्रिंसिक प्राइस है जिसको बाद में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने नेचुरल प्राइस कहा, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमिन हो रहा है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिचर्ड कैंटिलोन ने भूमि और श्रम दोनों को माना। उन्होंने पूंजी को एक स्वतंत्र साधन के रूप में नहीं देखा और उन्होंने बताया कि जो बाजार मूल्य है वो डिपेंड करेगा कि मांग और पूर्ति कितनी है। तो मार्शल ने जाके इसका एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया। पर अगर आप वणिकवादियों के समय से ही देखें, फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का समय काल देखें, तो सब में ये बात हुई है कि जो बाजार मूल्य है वो मांग और पूर्ति के अनुसार निकाला जाता है। फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी यानी चलन वेग, मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन, मजदूरी, जीवन निर्वाह का सिद्धांत यानी कि मिनिमम कितने वेजेस मिलने चाहिए मजदूरों को कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो इस तरीके के बातें की कैंटिलोन ने। फिर आपके एक सर जेम्स स्टुअर्ट हैं, ये भी उस समय के बड़े मतलब महान अर्थशास्त्री कहे जा सकते हैं, जिनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रकाशित हुई और उसमें इन्होंने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, भुगतान संतुलन जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, कि जिसमें जो लेनदारियां हैं और देनदारियां हैं उसमें कितना बैलेंस है, कि डेफिसिट है कि सरप्लस है, इसको देखने को मिलता है। फिर लेबर थ्योरी को भी इन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। फिर एक प्रमुख वणिकवादी आप कह सकते हैं कि टॉमस मन है, जिनकी पुस्तक थी इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। और इन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उस प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि जितनी भी बेकार भूमि है उस पर खेती की जाए, और जैसे कि जूट है, तंबाकू है, जो लेस फर्टाइल लैंड पे भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाए। और दैनिक व्यवहार में भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम किया जाए, क्योंकि अगर विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम करेंगे तभी इंपोर्ट्स हतोत्साहित होंगे। फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके क्या डिमांड्स हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनके टेस्ट क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे कि आज की डेट में चाइना है, वो अपने पड़ोसियों के या जहाँ पर उसको ट्रेड करना है वहाँ के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ज़रूरतें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है और इस वजह से उसका
वो पूरा मार्केट में छा जाती है। तो वही चीज है कि इन्होंने, थॉमस मन ने भी कहा कि जो पड़ोसी हैं हमारे, उनकी क्या विचारधारा, क्योंकि सबसे पहले आप इमीडिएट ट्रेड अपने पड़ोसियों से ही करेंगे, तो उनके क्या रहन सहन का स्तर है, उनको क्या चीजें पसंद हैं, या उनकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली वस्तुओं को बनाएं, और जो चीजें वो नहीं बना सकते हैं उनको जरूर बनाएं और उनको ऊंचे दामों पर दें, और जो चीजें मान लीजिए वो बना भी लेते हैं तो उसको एक और अच्छा रीजनेबल प्राइस पे, मतलब और सस्ती प्रोवाइड कर सके, जितना कि उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बन सकती है। सीधी सी बात है, जो वणिकवादी हैं वो दूसरों की मार्केट को कैप्चर करने की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह की बात करते हैं। जहां तक हो सके जो देश हैं फॉरेन ट्रेड करते समय अपनी ही फ्लीट का यूज करें, यानी फ्लीट मतलब जहाजों का जो बेड़ा है वो अपना ही यूज करें, जिससे कि किसी भी तरीके से, बस यही पूरा फोकस था, किसी भी तरीके से जो अपना धन है वो बाहर ना जाए और बाहर से धन अपने देश में आता रहे, और अपने देश के धन को अपने लिए कम मात्रा में कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि अगर आप अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करेंगे तभी आप सरप्लस जनरेट कर पाएंगे, और सरप्लस जनरेट करेंगे तभी आप निर्यात कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम सजेस्ट किया थॉमस मन ने। फिर उन्होंने कहा कि मछली के उद्योग को का विकास किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खर्चा नहीं है और उससे उसका व्यापार अधिक होगा, और उससे उसके निर्यात से आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो धन बाहर चला जाता है वह उसी देश के पास आ जाता है जो माल का निर्यात करता है। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमम इंपोर्ट्स, यही पूरा फोकस रहा है। और इस तरीके से बहुत सारे और भी अर्थशास्त्री हैं, जैसे कोलबर्ट हैं, आपके फिलिप विल्हेम वॉन हॉर्निक हैं, बेचर्स हैं, तो सबके जो विचार हैं, अगर आप सबकी विचारधारा को समराइज करिए तो आप देखेंगे कि सबकी फोकस बस ये था कि कितना व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वणिकवाद के, फिर अब हम जो इसमें कुछ वणिकवादी अर्थशास्त्रियों की हमने विचारधारा देख ली, और वणिकवाद का उदय कब हुआ ये देख लिया। पर अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वणिकवाद के उदय के कारण क्या है। तो सबसे बड़ा उदय का कारण ये हुआ कि उस समय राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि उसके पहले जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, या जो चर्च था, चर्च बहुत ही स्ट्रांग होल्ड उसका बना हुआ था, जो राजा था वो भी चर्च का ही कहना मानता था, और स्टेट्स स्ट्रांग नहीं थे, स्टेट भी चर्च के सबमिसिव थे, यानी पोप की सत्ता चलती थी। और तो इन जो राजतंत्र है, राज्यों, ये बात आई कि राज्यों की स्थापना की जाए और राज्यों को मजबूत किया जाए। और राज्य कैसे मजबूत होंगे? राज्य धन से मजबूत होंगे। तो कोई भी देश कोई भी देश है या राज्य है, उसको मजबूत बनाने के लिए राजा को मजबूत होना चाहिए, राजा को ईमानदार होना चाहिए, और राजा को धन संग्रह करने की मतलब धन संग्रह करे, जिससे कि वो लोक का कल्याण कर सके और साथ ही साथ देश को मजबूत बना सके। और विदेशी व्यापार करने के लिए तरह तरह के जो कंट्रोल रखकर उपाय बताए कि कैसे विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, और सोने चांदी को कमाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या उसका प्रबंध किया जा सकता है। ये वणिकवादियों के इसकी वजह से उसका जन्म हुआ। जब राज्य को स्ट्रांग करने की बात आई तो ये हुआ कि आपको कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए वेल्थ की ज़रूरत है, और वेल्थ कहाँ से आएगी? दूसरे देशों से ज़्यादा सोना चांदी है, क्योंकि गोल्ड बुलियन बुलियंस की बात हो रही है कि मैक्सिमम गोल्ड बुलियन आप कोई भी कंट्री करेक्ट करे। फिर धार्मिक क्रांति की बात है कि जो चर्च थी तो उसमें कैथोलिक्स जो थे वो राजा भी और जो प्रजा भी थी वो सब चर्च के सामने, पोप के सामने नतमस्तक थे। और जैसे मान लीजिए पोप ये कह रहे हैं कि
हमें त्याग का जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना चाहिए। तो लोग आंख बंद करके उनकी ये बातें मानते थे। पर फिर ये धार्मिक क्रांति आई, लोगों को लगा कि पोप तो हमको मूर्ख बना रहे हैं। कुछ लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग इस विचारधारा को उन्होंने प्रोपोगेट किया और फिर धीरे धीरे जन जागरण होने लगा कि धर्म के नाम पर जो पोप हैं वो लोगों से धन इकट्ठा करते हैं और उसको अपने ऊपर, अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं, और जो त्याग की बात करते हैं वो खुद त्याग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते थे कि आदमी को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, पर अगर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए तो उनके पास क्यों इतनी संपत्ति थी। और क्योंकि पोप कहते थे कि जो धनी व्यक्ति है वो स्वर्ग नहीं पा सकता। तो जो धार्मिक क्रांति आई वो इस कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विरोध में आई, और थोड़ा, जिसको थोड़ा लीनियंट आप कहते हैं, तो वो थोड़ा प्रोटेस्टेंट्स आए। फिर उन्होंने जो व्यापार है उसको भी एक पवित्र कार्य बताया और कहा कि ये भी धर्म के अनुकूल है, और फिर इस तरीके की विचारधारा उत्पन्न होने लगी। फिर आपका यातायात की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ने लगी, समुद्री मार्गों का पता चला, नए देशों का पता चल रहा था। जैसे भारत पहुंचे वास्को डी गामा, ऑस्ट्रेलिया, और कुक ने जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार के आप कह सकते हैं कि जब नई नई जगहें खोजी जाने लगी तो नई नई कॉलोनीज, यूरोपियन कॉलोनीज सेटअप हो रही थी। तो व्यापार का विस्तार होने की बात हो रही थी कि कैसे दूसरे देशों में विस्तार किया जा सके और अपने देश को संपन्न किया जा सके। जैसे हम अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो उसी समय का काल है कि हम भारत से रॉ मटेरियल्स ले जाकर और उसको अपनी मैनचेस्टर की मिलों में जो हमारे यहाँ की सूती कॉटन थी उसको ले जाकर कपड़े बनाकर यहाँ पे ऊंचे दामों पर बेचते थे, या जो भी रॉ मटेरियल्स था यहाँ से ले जाकर, जैसे दादाजी नारू भाई ने भी ड्रेन थ्योरी की बात की थी। तो अपनी कंट्री को उन्होंने संपन्न बनाने के लिए यातायात को के जो में उन्नति की, उसको उन्होंने पूर्ण उसका लाभ उठाया, और एक तरीके से उस समय वो संपन्न थे और उसका पूर्ण लाभ उन्होंने उठाया, नई नई कॉलोनीज सेटअप करके। फिर जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही थी उस समय, और आप कह सकते हैं कि यूरोप में 1600 ईस्वी में करीब 6-7 करोड़ जनसंख्या थी, पर उसके बाद धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ने लगी। तो भोजन, यानी जो फूड और एम्प्लॉयमेंट, भोजन और रोजगार जो है, इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तब ये हुआ कि नहीं, धन बहुत महत्वपूर्ण है और धन से ही इन चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यही काल है जब हम रेनेसा की बात करते हैं कि संसार में जो ये जागरण हुआ, जो जागरण के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे पेंटर्स जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी हैं, साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो हैं, कोपरनिकस, मिशेल एंजेलो, न्यूटन हैं, शेक्सपियर, लिटरेचर के उसमें देखिए तो नए नए इनोवेशंस हो रहे थे। और प्रेस, जिसको आप छापा खाना कह रहे हैं, दूरबीनें, कंपास, घड़ी, कुतुबनुमा जैसे जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का भी इनोवेशन हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे, और उसके पहले शायद इतना आविष्कार नहीं हुए थे कि लोग अपनी विचारधारा को और विस्तृत कर पाते। तो वणिकवादियों के लिए एक बहुत ही ये अनुकूल माहौल क्रिएट हुआ कि धन को महत्व दिया गया, और वणिकवादी जो विचारधारा कुछ लोगों ने थी वो उसको और मजबूती मिलती ही चली गई, और पुनर्जागरण जो है वो चौमुखी एक तरीके से रूप में बढ़ता गया। और एक इसका अंश वणिकवाद को भी आप कह सकते हैं कि वो वणिकवाद एक उसका पार्ट है। फिर मुद्रा प्रणाली का भी प्रारंभ इसी समय हुआ। जैसे कि आज के समय में हम पेपर मनी का यूज करते हैं, पर उस समय गोल्ड एंड सिल्वर के रूप में मुद्रा हुआ करती थी, सिक्के हुआ करते थे, जिसके बदले लोग कुछ भी एक्सचेंज करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम की कुछ
प्रॉब्लम्स थी कि हो सकता है कि जो दूसरा प्रोड्यूस कर रहा वो हमें नहीं चाहिए, और कैरी करना भी सामान को इधर एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना वो भी दिक्कत था। तो कोई एक सर्वमान्य चीज मानी गई कि किसके बदले लोग कुछ एक्सचेंज करने को तैयार होंगे। तो वो बात आई कि सोना और चांदी, जिसके बुलियंस जो हम कहते हैं कि जिस के रूप में सिक्के पाए जाते हैं या जिससे सिक्का मिंट किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को वणिकवादियों ने महत्व दिया, जिसके बदले लोग कुछ भी एक्सचेंज करने को तैयार थे। तो ये हमने अपने इस अपने इस वीडियो में देखा, और हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि वणिकवादियों के जो मुख्य सिद्धांत थे वो क्या थे।